सास की चहीती काली देवरानी। राधे राधे घर जोड़े राम जी, आ गए आप? जी, ये देखिए, इस बार तो मैं आपके बेटों के लिए एकदम ऊंचे और अमीर खानदान का रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे पंडित जी, खानदान को डालिए थूकदान में। अरे मगर लीला बहन सुनिए तो, ये सारी लड़कियां बड़े बड़े बिजनेसमैन बाप की बेटियां हैं। अरे पंडित जी, ये बिजनेसमैन तो बस नाम के रह गए हैं ससुरे। वही देखिए, एक अकेला चाय वाला पूरा देश चला रहा है। देखिए पंडित जी, लड़की का बाप चाय बेचता हो या च्यवनप्राश, मुझे मतलब नहीं। बस मुझे तो अपने घर के लिए ऐसी बहू चाहिए जो भर भर कर दहेज लेकर आए, समझे? बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी, इन लड़कियों के घर से आपको भर भर कर दहेज मिलेगा। लीला तस्वीरें देखने लगती है, तभी यश आ जाता है। अरे यश, आ गया तू? ये देख, तेरे लिए लड़की देखी है। माफ करना माँ, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अर्पिता से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा। अरे कौन है वो लड़की? उसके माँ बाप क्या करते हैं? घर खानदान कैसा है? पहले ये तो बता। माँ, अर्पिता एक गरीब घर की बेटी है, मगर वो बहुत अच्छी है। देख यश, ये शादी नहीं हो सकती। तेरी भलाई इसी में है कि तू उस लड़की को भूल जा। अपनी माँ के शादी से मना करने के बाद यश अर्पिता को शादी करके घर ले आता है। तो आखिर तूने अपने मन की कर ही ली। यश, इस गरीब लड़की ने अपने गोरे रंग रूप से तुझे फंसा लिया। अपने सपनों पर पानी फिर जाने के चलते लीला अर्पिता का स्वागत नहीं करती और अपने छोटे बेटे आयुष के लिए लड़की ढूंढने लगती। इसी बीच आयुष अपनी गर्लफ्रेंड काया को घर लाता है। तभी काया का काला चेहरा देखकर लीला चिढ़कर कहती है, आयुष, ये तू किस चलते फिरते काले धन को उठा कर ले आया घर? माँ, ये काया है मेरी गर्लफ्रेंड, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर लालची लीला देवी झूठ मूठ का सर पीटते हुए कहती है, हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हजारों तकलीफ झेलकर मैंने इन दोनों को जन्म दिया, और एक तो पहले ही गोरे रंग वाली गरीब की बेटी को बहू बनाकर घर ले आया, और छोटा बेटा अब इस काली कलूटी बैंगन लूटी से शादी करेगा। सोच लीजिए माँ जी, अपने बेटे की शादी मुझसे करवा के आप घाटे के सौदे में नहीं रहेंगी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है जितना आपने जिंदगी भर में नहीं देखा होगा। असल में काली दिखने वाली काया बहुत ही अमीर घर से होती है, इसलिए लालची लीला उसे अपने बेटे आयुष की शादी के लिए मान जाती है और काया शादी करके बहुत सारा दहेज लेकर आती है। वैसे तो शक्ल इसके फटे दूध की फफूंदी जैसी है, मगर माल पानी तो भर के लाई है मेरी काली बहू। ढेर सारा दहेज लाने के चलते ही काली होते हुए भी काया अपनी सास की चहेती बन जाती है। तभी लीला अपनी गोरी गरीब बहू को उसकी काली देवरानी के सामने नीचा दिखाती है। आओ आओ मेरी प्यारी बहू रानी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अरे ओ मेरी गोरी गरीब बहू, सुन, जैसे जैसे मेरी काया बहू अपने कदम रखेगी, वैसे वैसे तू उसके पैरों के नीचे गुलाब के फूल बिछाएगी, समझी? जी माँ जी। अर्पिता के साथ ऐसा फर्क होता देखकर यश को बहुत बुरा लगता है। अर्पिता, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं यश जी, मुझे देवरानी जी का स्वागत करने दीजिए। अर्पिता गुलाब के फूल जमीन पर सजाती जाती, तभी काया अपनी सैंडल से जानबूझकर उसका हाथ दबा देती है। आह माँ, मेरा हाथ! उप्स, क्या हुआ जेठानी जी, लग गई क्या? I'm so sorry, गलती से हो गया। काया बहू, तुझे अपनी गरीब जेठानी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आयुष, काया बहू को कमरे में ले जा, थक गई होगी। और तू मेरी गरीब बहू, ये सारा घर साफ कर। जी माँ जी। इसी तरह से लीला देवी आगे भी अपनी गोरी काली बहुओं में फर्क करती है और गुजरते समय के साथ अर्पिता प्रेग्नेंट हो जाती है। माँ जी, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। अर्पिता के प्रेग्नेंट होने की बात से लीला बिल्कुल भी खुश नहीं होती और यहाँ तक कि उसे आशीर्वाद भी नहीं देती। तभी ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं। तभी काया को भी उल्टी होती है, जिससे सास खुश होकर अपनी काली बहू से कहती है, ये मैं क्या देख रही हूँ काया बहू, तुझे उल्टी हो रही है, इसका मतलब तेरे पैर भारी हो गए हैं। ओह प्लीज सासू माँ, इस तरह से मुझसे चिंगम की तरह मत चिपकिए। एंड प्रिकॉशंस नहीं लिया होगा, इसलिए मैं प्रेग्नेंट हो गई, मगर मैं जाकर अबॉर्शन करा लूंगी। काया बहू, तू ऐसे कैसे इस बच्चे को गिरा देगी?
ये तेरे साथ साथ मेरे बेटे आयुष का भी बच्चा है, तू इसे जन्म देगी। अपनी सास की बात से चिढ़कर काया घमंड में कहती है, ओ गॉड सासू माँ, आप तो मेरे गले ही पड़ गई। ये बच्चा मेरे अंदर पल रहा है, तो ये मैं डिसाइड करूंगी कि इस बच्चे का क्या करना है क्या नहीं। तभी आयुष काया से कहता है, काया, मैं डैडी बनना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इसे जन्म दोगी। ओके फाइन आयुष। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जहाँ एक तरफ गरीब अर्पिता पूजा आरती करती और घर की जिम्मेदारी संभालती, वहीं प्रेग्नेंट होकर भी लीला की काली बहू लेट नाइट किटी पार्टी और पब जाती। इस तरह से 4 से 5 महीने हो जाते हैं। सासू माँ, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मुझे पार्टी करने जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बहू, मेरा सब कुछ तेरा ही तो है, ये ले 50,000 रुपए। अपनी काली देवरानी को पैसे देता देखकर अर्पिता अपनी सास के पास आके हिचकिचाती हुई कहती है, माँ जी, मुझे भी 100-200 रुपए दे दीजिए ना। मेरा ना बहुत दिनों से अचारी मठरी खाने का और पनीर भुर्जी खाने का मन है। क्यों नहीं मेरी गरीब बहू, तू कह दे तो मैं तेरे लिए पनीर ही क्यों, रबड़ी जलेबी भी मंगा देती हूँ। 1 पैसे की औकात नहीं, बड़ी आई पनीर भुर्जी खाने, चल जा यहाँ से। अपने साथ ऐसा भेदभाव होता देखकर अर्पिता से रहा नहीं जाता और वो रोते हुए कहती है, माँ जी, देवरानी जी को अभी अभी आपने 50,000 रुपए दे दिए, पर मेरे लिए आपके पास 100 रुपए भी नहीं। तू मेरी काया बहू की बराबरी मत कर। मेरी काया बहू मेरी चहेती है, इसलिए तुझे चिढ़ हो रही है, जा यहाँ से। इसी फर्क को झेलते हुए दोनों को 7 से 8 महीने हो जाते हैं। तभी एक दिन लीला को अपने शरीर में बहुत ही खुजली होती है और उसे पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। तभी डॉक्टर घर आता है। डॉक्टर साहब, माँ जी को क्या हुआ है? इन्हें स्किन रैशेस हुआ है और आप दोनों ही प्रेग्नेंट हैं, इसलिए जो भी इनकी देखभाल करे वो ये ग्लव्स इस्तेमाल करना। हाँ, मैं चलता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद लीला अपनी चहेती काली बहू को बुलाती है। काया बहू, मेरे पास आकर बैठ। तू मेरे पास आकर बैठेगी तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। माफ करना मम्मी जी, मगर मुझे अपनी और अपने बच्चे की जान प्यारी है, और वैसे भी आपका पूरा शरीर दानों से भर गया, मुझे तो घिन आ रही है। तू तो बड़ी मक्कार निकली काया बहू। मैंने तुझे अपनी चहेती माना, तेरे काले रंग के बाद भी खुशी से तुझे अपनाया, और तू ऐसा कर रही है। आपको जो सोचना है सोचिए, मैं अपने डैडी के घर जा रही हूँ, आयुष भी मेरे साथ जाएगा। मेरा बेटा तेरे साथ नहीं जाएगा। माँ जी, लगता है आप भूल रही हैं, मैंने आपके बेटे को दहेज देकर खरीदा है। इस तरह से सास की चहेती काली बहू मुसीबत में उसे छोड़कर चली जाती है और लीला बहुत रोती है। तभी अर्पिता उसके आंसू पोंछती है। भगवान के लिए मत रोइए माँ जी, मैं हूं ना आपके लिए। अर्पिता डॉक्टर की कही बात की परवाह ना करते हुए अपनी सास की दिन रात सेवा पानी करती है, जिसके बाद लीला ठीक हो जाती है। अर्पिता बहू, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अपनी सास को माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत ही गलत किया। कोयले को हीरा समझने की गलती की और अपनी लक्ष्मी जैसी बहू के साथ इतना अन्याय किया। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? बड़ों का हाथ छोटों को आशीर्वाद देने के लिए होता है, माफी मांगने के लिए नहीं। आखिर में लीला को अपनी गरीब बहू की कदर समझ में आ जाती है और वो उसे दिल से अपना लेती है। मैं जानती हूँ माँ जी कि आपके अंदर ही अंदर देवरानी जी और देवर जी के घर छोड़कर चले जाने की कमी खल रही है, लेकिन मैं अपने इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगी, मैं उन्हें लेकर आऊंगी। इसके बाद अर्पिता अपनी देवरानी और देवर को समझाकर उन्हें वापस ले आती है और एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल को टूटने से बचा लेती है। कपड़े, गहने, साड़ियाँ, मिठाइयाँ, सब कुछ तो हो गया शोभा। ये देखो, ये सारा सामान आरती और उसके ससुराल वालों को देने के लिए ठीक तो रहेगा ना? मुझसे क्या पूछते हो? चाहे तो सब कुछ आरती को ही दे दो। शोभा, तुम हर वक्त इतनी कड़वी बातें क्यों करती हो? कभी तो मीठे मुंह बात कर लिया करो। जिंदगी भर तो आरती को माँ का प्यार दे ना सकी, कम से कम आज माँ बनकर उसे इस घर से खुशी खुशी विदा तो कर दो। हाँ हाँ, कह दो कि मैं आरती के साथ सौतेलापन करती हूँ। शोभा आरती की सौतेली माँ थी, जिसे अपनी पहली पत्नी के स्वर्गवास के बाद आलोकनाथ ने सालों पहले शादी की थी, इसलिए ताकि बिन माँ की बच्ची आरती को माँ मिल सके।
मगर आरती के काले रंग के चलते शोभा ने उसे नहीं अपनाया। शोभा की खुद की बेटी चंचल बहुत ही गोरी और सुंदर थी। थोड़ी ही देर में दोनों बहनों की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल विदा हो जाती है, जहां ममता आरती का स्वागत करती है। आओ आरती बहू, अपने शुभ कदमों से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश करके आरती अपनी सास के पैर छूती है। सदा सुहागन रहो बहू, दूधो नहाओ, पूतो फलो, बस जल्दी से मुझे तुम दोनों खुशखबरी दे दो। संजीव बेटा, बहू को कमरे में ले जा। जी माँ, चलो आरती। आओ चंचल बहू, आज से तुम सिंधिया खानदान की बहू हो। इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। शोभा की दोनों ही बेटियां अपने अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती हैं और गुजरते महीनों के साथ दोनों प्रेग्नेंट हो जाती हैं। हेलो माँ, मैं चंचल बोल रही हूँ। चंचल मेरी बच्ची, कैसी है तू? माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं कल घर आ रही हूँ। माँ मुझे ना कढ़ी चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप ना मेरे लिए बना कर रखना। हाँ हाँ क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी के लिए कढ़ी चावल जरूर बना कर रखूंगी। अपनी गोरी बेटी के माँ बनने की बात से शोभा बहुत खुश होती है। जी जरा बाजार से जाकर खट्टा मट्ठा खरीद कर ले आओ, और वो ना मिले तो दही खरीद कर ले आना। अरे मगर खट्टे मट्ठे का क्या काम है? ये लो कर लो बात। खुशी खुशी में मैं आपको बताना ही भूल गई, हमारी चंचल माँ बनने वाली है और बेटी का पहला बच्चा तो मायके में ही होता है। कल चंचल घर आ रही है। अपनी गोरी गर्भवती बेटी के घर आने की खुशी में शोभा उसकी फरमाइश पर सुबह से ही कढ़ी चावल बनाने में लग जाती है। तभी चंचल घर आती है। चंचल मेरी बच्ची आ गई तू? ऐसा लग रहा है तुझे बरसों बाद देख रही हूँ। पता है जब से तू शादी करके ससुराल क्या गई, पूरा घर आंगन सूना सूना हो गया। कोई बात नहीं माँ, मगर अब तो मैं आ गई हूँ। दोनों बातें ही कर रही होती हैं, तभी आरती भी सामान लेकर अंदर आती है और अपनी माँ के पैर छूती है। प्रणाम माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। अपनी काली बेटी के प्रेग्नेंट होने की बात से शोभा बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कड़े लहजे में कहती है, हाँ ठीक है खुश रह, मगर ऐसी हालत में तो तुझे तेरे ससुराल में रहना चाहिए। है जी, इसके ससुराल वाले तो बड़े ही मक्खर निकले। दिन चढ़ते ही अपना खर्चा बचाने के लिए अपनी बहू को हमारे घर भेज दिया। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी इस काली कलूटी बेटी से इसके ससुराल वालों का मन भर गया है। आरती अपने मायके तो खुशी खुशी आई थी, मगर माँ की कड़वी बातें सुनकर उस बेचारी का मन भर आता है। तभी आलोकनाथ कहते हैं, शोभा मत भूलो, चंचल के साथ आरती का भी ये पहला बच्चा है, इसलिए आरती को मैंने बुलाया है। अब चंचल और आरती को अपने मायके आए हुए 1 हफ्ता हो जाता है। चंचल मेरी बच्ची, बता आज तुझे क्या खाने का मन हो रहा है? माँ मुझे ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए बीकानेर वाले के पास से बर्फी मंगवा दो ना। हाँ क्यों नहीं, अब मैं मेरी बच्ची का मन थोड़ी मारूंगी, आखिर तेरा ये पहला बच्चा है। आरती, अरे ओ आरती। जी माँ बुलाया? हाँ ये ले 1000 रुपए और मेरी बेटी के लिए बीकानेर से जाकर 2-4 तरह की अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खरीद ला। ठीक है माँ। माँ 10-20 रुपए रिक्शा के लिए दे दीजिए। अरे ऐसी हालत में तू जितना पैदल चलेगी अच्छा रहेगा, फिर क्यों रिक्शा पर पैसे फूकने पर तो लिए। अब चल जा। कंजूसी के चलते शोभा अपनी काली प्रेग्नेंट बेटी को पैदल ही बाजार भेज देती है, जिस कारण आरती के पैर सूज जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। हालांकि चंचल के साथ आरती का भी ये पहला बच्चा था, मगर शोभा उसकी देखरेख करना तो दूर, कभी भी आरती से मीठे मुंह बात भी नहीं करती। आरती गर्भवती होकर भी अपनी पसंद का खाना खाने तक के लिए तरसती रह जाती। इसी तरह से दोनों को 5 से 6 महीने हो जाते हैं और फिर एक दिन, माँ देखो ना मेरे सारे कपड़े बिल्कुल टाइट हो रहे हैं। अरे ये तो होगा ही मेरी बच्ची, तेरे अंदर का छोटा मेहमान बड़ा जो हो रहा है। तू चिंता मत कर, मैं आज ही तेरे लिए खुले कपड़े ले आऊंगी। माँ आप चंचल के लिए सामान लेने बाजार जाओगी तो मेरी भी ये दवाइयाँ लेते आना। अरे मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? एक तो पहले यहाँ आकर राशन पानी ठूस रही है और अब तेरी दवाई का खर्चा कहाँ से भरूंगी मैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और वैसे भी मेरी चंचल माँ बनने वाली है, अभी जच्चा का सामान लाना है, फिर बच्चे का लाना होगा। शोभा बड़ी खुशी से बाजार जाकर अपनी गोरी बेटी और उसके होने वाले बच्चे के लिए ढेर सारी खरीदारी करके घर आती है। माँ इतनी सारी थालियाँ, लगता है आप अपनी बेटी के लिए पूरा बाजार ही खरीद कर लाई हैं।
अब मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर, लाखों में एक। ये ले, तेरे लिए नाइटी लाई हूँ और ये फल और केसर भी, ताकि इसे पीकर मेरी गोरी बेटी का आने वाला पहला बच्चा उसी के जैसे सुंदर और गोरा चिट्टा हो। वैसे तो तुझे केसर पीने की जरूरत नहीं चंचल, मगर क्या पता इस काला टीका का परछावा बच्चे पर पड़ गया हो, तो पता नहीं क्या जरूरत थी यहाँ आने की। अपनी माँ को अपने साथ इतना फर्क करता देखकर आरती वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। तभी आलोकनाथ खामोशी तोड़कर बोल पड़ते हैं। बस करो शोभा, बस करो। मैं देख रहा हूँ जब से आरती यहाँ आई है, तुम बस बेचारी मेरी बच्ची को और कोसते जा रही हो। जाने दीजिए पिताजी, इसमें माँ की गलती नहीं है, मैं हूँ ही बदनसीब। बंद कर ये झूठ मूठ का रोना मेरी काली बहन। यही चाहती थी ना तू कि पिताजी मेरी माँ को सुनाए? मिल गई तुझे खुशी? अपनी माँ को तो खा ही गई, अपने अंदर पल रहे पहले बच्चे को भी खुद ही खा जाएगी ये। अपनी माँ और सौतेली बहन की बातें सोच सोच कर आरती बहुत रोती है। अगर मैं ससुराल चली गई तो माँ जी को क्या जवाब दूंगी कि मेरा पहला बच्चा मेरे मायके में क्यों नहीं हुआ? अपनी इस होने वाली माँ को माफ कर देना मेरे बच्चे, मगर तेरे इस दुनिया में आने तक मुझे यहीं रहकर ये सब सहना होगा, ताकि मेरे मायके का और मेरी माँ का नाम खराब ना हो। अब ऐसे ही समय बीतता है और शोभा अपनी गोरी बेटी के पहले बच्चे की गोद भराई करती है। चंचल बेटी, तेरी गोद भराई के लिए मैंने ये महंगा लहंगा सिलवाया है, तो यही पहनना। और ये ले आरती, वैसे तो मैं तेरी गोद भराई करना नहीं चाहती थी, मगर फिर तेरे पिता का मुंह बन जाएगा, इसलिए कर रही हूँ। फिर शोभा अपनी दोनों काली गोरी बेटियों की गोद भराई करती है। तभी अचानक से फंक्शन में आग लग जाती है, जिसे देखकर चंचल डर कर जैसे ही भागने के लिए उठती है, वह पेट के बल गिर जाती है। आह! माँ, मेरा बच्चा, माँ बचाओ, ये मेरा पहला बच्चा है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। चंचल मेरी बहन, घबराओ मत, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आरती चंचल को गोद में उठाकर दर्द में उसे अस्पताल ले आती है। तभी उसे भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। आह! माँ, डॉक्टर साहब, मेरी बहन को, उसके बच्चे को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। नर्स, इन्हें अंदर ले चलो। वह सारा माहौल शोभा की आंखों के आगे नाच रहा होता है, जब किस तरह आरती ने चंचल की जान बचाई थी। शोभा भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहती है, ये भगवान, तेरे आगे झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ, मेरी दोनों बेटियों को और उनके बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी अंदर से डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी आरती? वो अभी ठीक है, मुबारक हो, आपकी दोनों बेटियों को बेटा हुआ है। इसके बाद शोभा अपनी काली बेटी के बच्चे को गोद में लेकर उसे गले से लगाती है। जुग जुग जियो मेरे लाल। आरती मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं जिंदगी भर तो कभी तेरी माँ ना बन सकी, मगर तेरे पहले बच्चे में भी मैं तेरे साथ फर्क ही करती रही। आरती दीदी, अपनी छोटी को भी माफ कर दो, मैंने तो अपने बच्चे को खो ही दिया था, मगर ये खुशी मुझे आपने दी है। माँ, चंचल, बस भी कीजिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी माँ और बहन दोनों मिल गए। आखिर में शोभा बड़ी ही खुशी से अपनी काली गोरी बेटियों के पहले बच्चे का नामकरण कराती है।